के वीडियो के अंदर हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब भारी सा शब्द हो गया। मतलब कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये काम कैसे करता है। तो कल के वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिक चीजें जो हमको पता होनी चाहिए सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमको क्या पता होना चाहिए कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एटीपी ड्रिवन पंप के अंदर आता है। और अगर एटीपी ड्रिवन पंप में भी बात करें तो ये पी टाइप पंप के अंदर आता है। यानी कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसको काम करने के लिए इसके जो एस्पार्टेट रेसिड्यूज होते हैं उन एस्पार्टेट रेसिड्यूज पर फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है। तो इस तरीके के पंप जिनके कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है उनको काम करने के लिए उन सारे के सारे पंप को हम लोग पी टाइप पंप की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो बाकी और पंप्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो हमारा कैल्शियम पंप होगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रोटॉन पंप के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल के अंदर जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पी टाइप पंप के अंदर वो सोडियम पोटेशियम पंप है। और एक और चीज हमको पता होनी चाहिए जो कल के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में कि जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है तो जब काम करते वक्त ये क्या करता है कि 3 सोडियम के आयन को सेल के अंदर से बाहर छोड़ करके आता है और 2 पोटेशियम के आयन्स को सेल के बाहर से अंदर ला करके छोड़ देता है। अब ये छोड़ता कैसे है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बाइंडिंग होती है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पर जा करके एटीपी के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से ये जो एटीपी पंप है यानी ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो काम करता है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सोडियम पोटेशियम पंप भाई साहब के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखने की कोशिश करें तो ये 4 स्टेट में इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बांट दिया गया है। और उसके अंदर अगर पहली स्टेट देखें तो वो E1 स्टेट है। और E1 स्टेट के अंदर ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है वो देख लो पहले। तो कल के वीडियो के अंदर एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी वो क्या थी कि ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये मेनली 3 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। पहली अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी गामा सब यूनिट। अब सब यूनिट का क्या चक्कर पड़ गया वो भी देखो। इसके अंदर ये जो हमारी पहली सब यूनिट होती है अल्फा सब यूनिट ये सबसे बड़ी सब यूनिट होती है। और इस अल्फा सब यूनिट के पास होते हैं 2 डोमेन्स, याद आ रहे होंगे। पहला डोमेन होता है एन डोमेन और दूसरा डोमेन होता है पी डोमेन। तो होता क्या है E1 स्टेट के अंदर कि ये जो अल्फा सब यूनिट का एन डोमेन होता है इस एन डोमेन के साथ आकर के एटीपी का मॉलिक्यूल चिपक जाता है। जैसा यहां पे दिखाया भी हुआ है कि मान लो ये Na+ पंप है यानी कि ये सोडियम पोटेशियम पंप है। तो इस सोडियम पोटेशियम पंप की ये अल्फा सब यूनिट वाला पार्ट मान लो और इस अल्फा सब यूनिट के ऊपर एन डोमेन लगा हुआ है और इस एन डोमेन पर आकर के एटीपी बाइंड हो जाएगा। अब कोई भी काम ऐसे तो होता नहीं है, एटीपी आकर के एन डोमेन पर चिपका है, इसका भी कोई रीजन होगा।
और वो रीजन, वो कारण क्या होता है? वो कारण ये होता है कि जैसे ही ये एटीपी का मॉलिक्यूल इस एंड डोमेन पर आकर के बाइंड करेगा, वैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप की एफिनिटी सोडियम आयंस के लिए बढ़ जाएगी। जब एफिनिटी बढ़ेगी तभी तो ये सोडियम पोटेशियम पंप को सोडियम आयंस पसंद आएंगे, तभी तो उनको वो पकड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि एटीपी की बाइंडिंग, एटीपी का इंटरेक्शन एंड डोमेन के साथ इसलिए होना जरूरी है ताकि ये सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम आयंस को पसंद करना शुरू कर दे, यानी कि सोडियम आयंस के लिए उसकी एफिनिटी बढ़ जाए। और अब ये बात तो पता होगी ही ना कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम आयन को इधर से उधर करने का काम करता है। यानी कि जब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो ये 3 सोडियम को सेल के अंदर से ले जाकर के बाहर फेंक के आता है और 2 पोटेशियम के आयंस को अंदर फेंक करके जाता है। तो ये हो कैसे रहा है? ये तो बड़ा बड़ा वो होता है ना, मोटा मोटा सीख लिया, आप बारीकी से सीखो कि कैसे होगा। तो ये 4 स्टेट में होता है, जहां पर कि पहली जो स्टेट होती है वो E1 स्टेट है और इस E1 स्टेट के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप को ऐसा बनाया जाता है कि ये सोडियम आयंस को पसंद करना शुरू कर दे, यानी कि इसकी एफिनिटी सोडियम आयंस के लिए बढ़ जाए। तो ये बात हो गई हमारी पहली स्टेट की, यानी E1 स्टेट की। और E1 स्टेट के बाद दूसरी स्टेट आती है जिसका नाम है E1P। और जहां पर भी अब 2-3 लेक्चर्स में ये कैपिटल P नजर आ जाए, वहां यही समझ लेना कि ये कैपिटल P का मतलब है फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट का एडिशन। तो यहां क्या हो रहा है वो देखो, समझ में आ रही होंगी ना चीजें। तो दूसरी जो स्टेट है वो E1P स्टेट है और यहां पर ये जो P है ये रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोराइलेशन को। और ये जो फॉस्फोराइलेशन होता है, अगर P टाइप पंप की बात करते हैं, जितने भी P टाइप पंप्स हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हुआ, जैसे कैल्शियम पंप हुआ, जैसे प्रोटॉन वाला पंप हुआ, इन सभी के सभी पंप में जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक जगह पर होता है या स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज पर होता है, जिनको हम नाम देते हैं एस्पार्टेट के रेसिड्यूज। तो वही आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन और ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ है कि ये जो दूसरी स्टेट होती है, यानी जो दूसरा कदम ये सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ाता है, वहां पर क्या होता है कि ये पंप फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है एस्पार्टेट रेसिड्यूज पर। और कल हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि ये जो एस्पार्टेट के रेसिड्यूज होते हैं, कंजर्व्ड एस्पार्टेट के रेसिड्यूज, ये अल्फा सब यूनिट के पी डोमेन के अंदर होते हैं। याद आ रही है? आ रही है चीजें याद? कि जो हमारी अल्फा सब यूनिट थी उसके अंदर 2 डोमेन्स थे। पहला डोमेन था एंड डोमेन, और वो जो एंड डोमेन था उस पर जाकर के एटीपी इंटरेक्ट करता है, एटीपी चिपक जाता है। वहां पर हम लोगों ने एक दूसरे डोमेन की भी बात की थी, और वो दूसरा डोमेन क्या था? पी डोमेन। और ये जो पी डोमेन होता है, इसी पी डोमेन के ऊपर हमारे एस्पार्टेट के रेसिड्यूज लगे हुए होते हैं। वही एस्पार्टेट के रेसिड्यूज जहां पर जाकर के ये फॉस्फोराइलेशन होता है, जहां पर जाकर के एटीपी डोनर की तरह काम करेगा और फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जाकर के चिपक जाएंगे।
तो देखो इधर इवन पी स्टेट के अंदर क्या होता है कि पंप का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो यहां पर देखो इधर ये हमारे सोडियम पोटेशियम पंप हैं और ये सोडियम पोटेशियम पंप की फिर से ये वाले पार्ट को आप लोग अल्फा सब यूनिट कंसीडर कर लो और इस अल्फा सब यूनिट का ये पी डोमेन हुआ। इस पी डोमेन के ऊपर जाकर के कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज के ऊपर जाकर के ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आयन ऐड हो जाएगा, जिसके बाद ये जो पंप है ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। इस पंप का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और ये मैं कई बार बता चुकी हूं कि अगर एटीपी ड्रिवन पंप की बात कर रहे हैं और उसमें भी पी टाइप पंप्स की बात कर रहे हैं तो पी का मतलब ही फॉस्फोराइलेशन है, यानी कि ये सोडियम पोटेशियम पंप तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो जाता। तो इसका फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है, इसीलिए ये दूसरा स्टेप थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज के ऊपर जो कि पी डोमेन पर प्रेजेंट हैं, तब तक ये पंप काम करने से मना करता रहेगा। आगे देखो, अब क्या हुआ कि ये जो पंप है ये फॉस्फोराइलेटेड पंप हो गया और अब फॉस्फोराइलेटेड पंप बनने के बाद ये काम करने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को ये बात भी पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप 2 पंपिंग साइकिल करता है, यानी 2 बार इसके अंदर पंपिंग साइकिल चलते हैं। जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर हमारा ये सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, तो होगा क्या, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है कि ये एक बार में 3 सोडियम के आयंस को ले जाकर के कहां पटक देता है, बाहर पटक देता है, और उसी के साथ 2 पोटेशियम के आयंस को ला करके सेल के अंदर फेंक जाता है। तो 2 पंपिंग साइकिल नाम दे देते हैं इसको मान लो ये पहला पंपिंग साइकिल और ये दूसरी बार में जब 2 पोटेशियम आयन को अंदर छोड़ करके जाता है तो इसको नाम दे देते हैं दूसरा पंपिंग साइकिल। ठीक है, और इसको मान लो फर्स्ट पंपिंग साइकिल। ठीक है, तो मैंने बोला ही था पहले, फॉस्फोराइलेशन नहीं कराओगे इसका, ये काम करने को राजी नहीं होगा। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन करा दोगे कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज पर, वैसे ही ये पंप काम करने के लिए तैयार हो जाएगा और ये अपना पहला पंपिंग साइकिल चला देगा, जिसके अंदर ये 3 सोडियम के आयन को बाहर छोड़ करके आएगा। तो इधर देखने की कोशिश करो, ये सोडियम पोटेशियम पंप है। सबसे पहले तो इसके जो हमारा पी डोमेन है, इस पी डोमेन के ऊपर कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज लगे होंगे। उन कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज पर फॉस्फोराइलेशन होगा और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम के आयन को अपने ऊपर बिठाएगा और बिठा करके दूसरी साइड में छोड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमारी इवन पी स्टेट है, इसके अंदर ये सिर्फ बिठाता है, अभी छोड़कर नहीं आया है, कहीं छोड़ भी आओ इसी स्टेट में। तो अब बात आती है अगली स्टेट की, जिसका नाम है E2P स्टेट। और ये जो E2P स्टेट होती है, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप किस तरीके से काम कर रहा होता है वो देखो। तो ये जो हमारी E2P स्टेट है, इस E2P स्टेट के अंदर ये जो हमारा पहला पंपिंग साइकिल होता है वो एंड वाली स्टेज पर आ जाता है, एंड वाली स्टेट पर आ जाता है, यानी कि इवन पी स्टेट के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप ने जो 3 सोडियम के आयंस अपने ऊपर बिठाए थे
उनको बिठा करके ये दूसरी साइड में लेकर के आ जाता है। इधर देखो, पहले इधर साइड थे ना, अंदर की साइड, उनको किधर छोड़ना है, बाहर की साइड। तो ये बाहर की साइड लेकर के आ गया, यानी पलटी मार गया, और पलटी मार करके ये 3 सोडियम के आयन बाहर की साइड हैं। अब अभी छोड़े नहीं है, अभी छोड़ेगा। तो इस E2P स्टेट के अंदर क्या होता है कि यहां पर ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाती है पोटेशियम के आयंस के लिए, राइट। हाँ, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि क्या होगा कि जैसे ही ये पंप ने पलटी मारी, तो पलटी मारने के बाद यहां पर क्या होता है कि पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं बाहर की साइड में। तो वो जो पोटेशियम के आयंस हैं उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है इस फॉस्फोराइलेटेड पंप के लिए एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। तो होता क्या है कि पहले तो इसको पसंद आ रहे थे सोडियम के आयंस, तो इसने सोडियम के आयंस को पकड़ना शुरू किया था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो पंप है, जैसे ही ये दूसरी जगह पर गया, तो यहां पर इसको पसंद आने चालू हो गए, और इनको ज्यादा पसंद आने चालू हो गए पोटेशियम के आयंस एज कंपेयर टू सोडियम के आयंस। तो क्या करेगा, क्या करता है इंसान फिर? यही करता है कि ये जो पंप है इन तीनों के तीनों सोडियम आयंस को यहीं फेंक देगा, छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद अब जिसके लिए इसकी लाइकिंग बढ़ गई है, यानी कि पोटेशियम के आयंस, उनको बिठाएगा, और बिठाने के बाद क्या करेगा, दूसरी साइड यानी अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देगा, यानी कि अपनी कन्फर्मेशन चेंज करना स्टार्ट कर देगा। कैसे होगी वो देखो। तो लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ आना जरूरी है कि एक उआबेन नाम का ड्रग होता है, और ये जो ड्रग होता है पोटेशियम आयंस का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। यानी शक्ल से दिखने में बिल्कुल वैसा होता है जैसा ये पोटेशियम आयन है। तो क्या क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि पसंद तो आ रहा था इस सोडियम पोटेशियम पंप को ये पोटेशियम के आयंस, लेकिन क्योंकि शक्ल वैसी ही है उआबेन की भी जैसी इन पोटेशियम आयन की है, तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, और ये क्या कर लेता है कि धोखे में आकर के ये पोटेशियम आयंस की जगह उआबेन को बाइंड करा लेता है, चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद चलने की कोशिश करता है अपने घर की साइड, लेकिन चल नहीं पाता, क्योंकि ये जो उआबेन है जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप से चिपकेगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देगा। गलत पार्टनर मिल गया इसको। तो इतनी बात समझ में आई। तो E2P स्टेट के अंदर इधर देखो क्या हुआ है कि पलटी मार गया है ये जो सोडियम पोटेशियम पंप था। पहले 3 सोडियम आयंस को इसने यहां पकड़ा था, और पकड़ करके ये दूसरी साइड में छोड़ने के लिए आ गया है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ता है। E2P स्टेट के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, इसकी एफिनिटी यानी इसकी जो लाइकिंग है वो पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू बेचारे सोडियम आयंस। तो इनको ये बाहर ही पटक देता है, और पटकने के बाद अपने ऊपर पोटेशियम के आयंस को चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद क्या करता है वो आगे पता चलेगा। तो ये थी हमारी तीसरी स्टेट, और तीसरी स्टेट के बाद है फाइनली चौथी स्टेट, जहां पर ये सोडियम पोटेशियम पंप के मैकेनिज्म का जो रायता है वो खत्म होगा। जल्दी देखो। तो E2 स्टेट के अंदर क्या होता है कि पंप हो जाएगा डीफॉस्फोराइलेटेड। और हां, एक और चीज
कि ये जो हमारा पंप था, इधर देखो, पंप ही बना लो, तो इस पर पहले लगे हुए थे सोडियम के आयन, तो 3 लगा दो। और ये जो पंप था ये फॉस्फोराइलेटेड भी था, तो ये हमारे सोडियम पोटेशियम पंप भाई साहब है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो पंप था, जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की तरफ जाता है इन 3 सोडियम आयंस को लेकर के, तो यहां पर ये पंप फॉस्फोराइलेटेड होता है। और पोटेशियम आयंस को भी ये पंप इसलिए अच्छा लग रहा था, उनकी एफिनिटी इसके लिए तभी होती है जब ये पंप फॉस्फोराइलेटेड हो। यानी कि पोटेशियम आयंस तभी इस पंप के ऊपर चिपकेंगे जब ये पंप फॉस्फोराइलेटेड होगा। अगर फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो पोटेशियम आयंस इसको छोड़ के चले जाएंगे। तो होता क्या है, E2 स्टेट के अंदर ये जो पंप है यहां पर फॉस्फोराइलेटेड होता है, तो फॉस्फोराइलेटेड होने की वजह से ये हमारा सोडियम आयंस को तो छोड़ देता है, क्योंकि इसको भी पोटेशियम अच्छा लग रहा था और पोटेशियम को भी फॉस्फोराइलेशन इस पंप का अच्छा लग रहा है, तो वो भी चिपकने को तैयार है। लेकिन तो पहले बना लो, तो ये पंप है यहां पर फॉस्फोराइलेटेड, लेकिन अब क्या हुआ कि पहले सोडियम के आयन चिपके हुए थे, अब यहां पर 2 पोटेशियम के आयंस चिपक गए। लेकिन होगा क्या, ये जैसे ही दूसरी साइड में कन्फॉर्मेशन चेंज करेगा और जैसे ही ये पोटेशियम के आयंस इंट्रासेलुलर साइड में आएंगे, वैसे ही ये जो पंप है ये डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। यानी इसके ऊपर ये जो फॉस्फोराइलेशन हुआ था, और कहां हुआ था फॉस्फोराइलेशन, पी डोमेन के ऊपर कंजर्व्ड एस्पार्टेट रेसिड्यूज के ऊपर जो फॉस्फोराइलेशन हुआ था, ये फॉस्फोराइलेशन हट जाएगा। यानी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हट जाएगा, और जैसे ही ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हटेगा, तो मैंने क्या बताया था कि पोटेशियम आयन भी इस सोडियम पोटेशियम पंप पर इसलिए चिपके थे क्योंकि ये फॉस्फोराइलेटेड था, क्योंकि इसके पास पैसा था। जैसे ही पैसा गया वैसे ही ये पोटेशियम के आयंस इससे हट करके दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो हुआ क्या है, E2 स्टेट के अंदर क्या होता है कि ये जो पंप है इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और वहीं पर हमारा दूसरा पंपिंग साइकिल चलता है, जिसके बाद जो K+ हैं वो अंदर छोड़ दिए जाते हैं, या फिर जो K+ हैं वो इस पंप को छोड़ देते हैं। लेकिन पहले तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड थे, अब वो कहां पहुंच गए, इंट्रासेलुलर साइड में। तो इसी तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, और इसके अंदर 2 पंपिंग साइकिल्स होते हैं। पहला पंपिंग साइकिल सोडियम के आयंस को छोड़ने के लिए लगता है, और वहीं अगर दूसरे पंपिंग साइकिल को देखें तो वो पोटेशियम के आयंस को अंदर छोड़ने पर आमादा रहता है। तो इसी तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप के मैकेनिज्म को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। यानी ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो घंटी बजा लो। आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी हमें ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं, बाय।